स्वागत है विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का जेएच एग्जाम्प्लेक्स यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं एमडीसी पेपर इकोनॉमिक्स का, जो कि सेमेस्टर 1, 2 और 3 सभी के लिए कॉमन पेपर है। हम लोग इससे पहले जो है वो 12 लेक्चर कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने एक भी वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा। सभी वीडियो लेक्चर का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में ही इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर में एक प्लेलिस्ट तैयार है इकोनॉमिक्स एमडीसी पेपर के लिए, तो वहां से भी आप सारी जो है वीडियो 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। मेजर पेपर के लिए भी हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज चलाया हुआ था, उसका भी वीडियो अपडेट आपको यहाँ पर जो प्लेलिस्ट है जाकर के वहां से चेक कर लीजिएगा, सारी चीजें मिल जाएगा। बाकी जो भी क्लासेस करवाया जाता है उसका स्टडी मटेरियल या फिर पीडीएफ नोट्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ पर मिलते हैं, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर। तो जाकर के दोनों ही चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल जो हमारा है जेएच एग्जाम्प्लेक्स, इस पर कई सारे टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट लेकर के आ रहे हैं VBU से रिलेटेड, यानी कि बिना भावे स्टूडेंट्स के लिए जो है वो कह लीजिए जो भी स्टूडेंट्स BA BSc में हैं, है ना, उनके लिए तो सारे जो है वो लगभग सब्जेक्ट चल रहे हैं। कौन कौन सा सब्जेक्ट का क्लास अभी तक हुआ है जाकर के जरूर विजिट करिएगा प्लेलिस्ट पर। बहुत सारे सब्जेक्ट जो है वो चल रहे हैं एक साथ में। अब यहाँ पर चूंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमिक्स एमडीसी पेपर के लिए, तो ये हमारा लेक्चर 13 है, 13वां लेक्चर है। इससे पहले 12 लेक्चर कवर हो चुके हैं। सभी वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मॉड्यूल 2 हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं, है ना, मॉड्यूल 2 कवर कर रहे हैं और ये हमारा है 2.2, यानी कि सेकेंड टॉपिक है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, ठीक है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, जो कि शॉर्ट रन होता है या फिर अल्पकाल का ये सिद्धांत है। लेकिन यहाँ पर जो आप देख रहे हैं रिटर्न्स टू स्केल, ये दीर्घकाल का है, यानी कि लॉन्ग रन का है। तो बेसिकली आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग इसी को कवर करने वाले हैं, जो कि हमारा है रिटर्न्स टू स्केल। अब ये रिटर्न्स टू स्केल या फिर पैमाने का प्रतिफल क्या होता है, किन किन मान्यताओं पर आधारित है, सारी चीजों पर हम लोग डिटेल में भी बात करेंगे। लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि आइसो क्वांट कर्व, ठीक है, उस पर हमने वीडियो लेक्चर तैयार किया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि जाकर के पहले आप आइसो क्वांट के लिए वीडियो देख लीजिए, फिर आप यहाँ पर देखिएगा, आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं पैमाने का प्रतिफल। सबसे पहले हम लोग इंट्रो के ऊपर या फिर इसका परिचय देखने वाले हैं। तो इंट्रो के ऊपर हम बात करेंगे। टॉपिक देख लीजिए आप पहले, पैमाने का प्रतिफल। पैमाने का मतलब होता है उत्पादन का स्तर, है ना। यहाँ पर देख लीजिए पैमाना या फिर रिटर्न, आप जो भी रिटर्न्स जो भी आप बोलना चाहें, तो सॉरी प्रतिफल को रिटर्न्स बोलते हैं। तो पैमाने का प्रतिफल यानी कि रिटर्न्स टू स्केल, स्केल का सही अर्थ यहाँ पर हिंदी में है पैमाना, यानी कि क्या हम ज्यादा पैमाने पर उत्पादन कर रहे हैं या फिर छोटे पैमाने पर, बड़े पैमाने पर या फिर छोटे पैमाने पर, इसकी बात करते हैं। और ये पैमाना कैसे बदलता है अभी हम लोग बात करने वाले हैं। छोटा सा चीज जो आपको यहाँ पर शुरुआत में ध्यान रखने की है वो क्या है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो हम लोगों ने पढ़ा था वो अल्पकाल के लिए था, लेकिन ये जो रिटर्न्स टू स्केल है ये हमारा आधारित है दीर्घकालीन प्रवृत्ति पर, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि रिटर्न्स टू स्केल आपका क्या है, लॉन्ग रन का कंसेप्ट है, और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आपका शॉर्ट रन का कंसेप्ट था। यहाँ पर देखिए पैमाने का प्रतिफल क्या बताता है, उत्पादन की जो है ना दीर्घकालीन प्रवृत्ति को बताता है। तो दीर्घकालीन या फिर लॉन्ग रन का कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा। दीर्घकाल में क्या होता है, कोई भी उत्पत्ति का साधन स्थिर नहीं रहता है। यहाँ पर सभी उत्पादन के साधन क्या हो जाते हैं, तो सभी उत्पत्ति के साधन या सभी उत्पादन के साधन परिवर्तनशील हो जाते हैं तथा आवश्यकता अनुसार उसे परिवर्तित भी किया जा सकता है। क्योंकि परिवर्तनशील साधन है, परिवर्तन हो सकते हैं, तो हम अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी जरूरत के अनुसार उन साधनों को बदल सकते हैं या फिर परिवर्तित कर सकते हैं। सभी उत्पत्ति के साधन परिवर्तनशील होने के कारण उत्पादन का पैमाना या फिर रिटर्न्स टू स्केल कह सकते हैं, रिटर्न ऑफ स्केल ऑफ आउटपुट या फिर स्केल ऑफ प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि हम यहाँ पर चूंकि सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर रहे हैं और सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि सभी उत्पत्ति के साधन अगर परिवर्तनशील हो जाएंगे
तो निश्चित तौर पर हमारा उत्पादन का पैमाना भी क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि परिवर्तित किया जा सकता है। अब यहां पर देख लीजिए कि हम यहाँ किन किन तथ्यों पर बात करने वाले हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा डिटेल में सारी चीजें हमने कवर किया हुआ है, आपके जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस हिसाब से ही। तो पूरी वीडियो पर थोड़ा सा ध्यान आपको देना होगा, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर थोड़ा सा लंबा होने वाला है। कह रहे हैं क्या, उत्पादन की जो तकनीक होती है ना, इसमें सुधार या फिर श्रम विभाजन। श्रम विभाजन का मतलब है लेबर डिवीजन, मतलब कि हर एक व्यक्ति को या फिर हर एक श्रम को आप उनकी योग्यता या फिर उनकी कार्य कुशलता के आधार पर अगर आप अलग अलग बांट देते हैं, तो यहाँ पर उत्पादन का जो स्तर है वो बहुत कम समय में ज्यादा हो सकता है। क्योंकि देखिए, जो व्यक्ति जिस काम में माहिर होगा, जिस काम में एक्सपर्ट होगा, उससे आप उसी टाइप का काम करवाओगे ना, तो कम समय में बेहतर ढंग से काम करके देगा, उत्पादन का स्तर या फिर उत्पादन की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। ठीक है, तो इसी को यहाँ पर बोला गया है श्रम विभाजन, जो कि एडम स्मिथ ने दिया था। इस चीज को ध्यान रख सकते हैं। हिंदी में इसको श्रम विभाजन कहा जा रहा है और अंग्रेजी में आप इसको कहते हैं लेबर डिवीजन। तो श्रम विभाजन का सिद्धांत ध्यान रखिएगा। तकनीक में सुधार की जो बात करते हैं, इनोवेशंस, ये बात की हुए थे जुम्पीटर ने, आगे चल करके आप लोग पढ़ोगे सेमेस्टर में कहीं। फिर यहाँ पर देख लीजिए विशिष्टीकरण। विशिष्टीकरण को अंग्रेजी में कहते हैं स्पेशलाइजेशन। देखिए, पूरी दुनिया आज जो है ना इसी के पीछे भाग रहा है, स्पेशलाइजेशन के पीछे ही भाग रहा है। जो व्यक्ति जिस काम में माहिर है, जिस काम में एक्सपर्ट है, वो उस काम को अगर करे, बहुत खूबसूरती के साथ वो काम करेगा। दूसरी बात क्या होगा, कम समय में ज्यादा उत्पादन कर सकता है। तीसरी बात क्या है कि उत्पादन की जो गुणवत्ता होगी ज्यादा बेहतर होगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक और समस्या का समाधान हो जाता है इससे, कि जो व्यक्ति जिस काम में माहिर है तो वो उस काम में लग जाएगा, तो इसका मतलब है उनकी योग्यता, उनकी क्षमता के अनुसार उनको काम दिया गया है। मतलब किसी भी तरीके से वो बेरोजगार नहीं होगा उस समय, अगर उसको फुल टाइम वर्क मिल रहा है तो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये सब जो है ना, हमने जो तकनीक में सुधार, श्रम विभाजन, विशिष्टीकरण आदि उत्पादन में आंतरिक एवं बाह्य बचतें यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज प्राप्त होती हैं, किंतु ये आंतरिक और बाह्य बचतें हमेशा अस्थायी नहीं रहती। क्या लगता है आपको कि पैमाने का जो प्रतिफल है वो बदलने की वजह से तकनीक में सुधार होता है या नहीं? ठीक है, श्रम विभाजन होता है या नहीं, विशिष्टीकरण की तरफ हम लोग जाते हैं या नहीं, ये तो आगे देखने वाली बात है। ठीक है, कुछ चीजें यहाँ पर जो होगा वो आंतरिक होगा या फिर इंटरनल होगा, और कुछ चीजें क्या होगा, बाह्य यानी कि एक्सटर्नल के रूप में होगा। जैसे कि हम अगर कह दें कि हमारी चूंकि प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा की जा रही है, मान लीजिए, और हमारे पास समय बहुत पर्याप्त है, तो हम अपने उत्पादन के स्तर को बढ़ाना जरूर चाहेंगे, क्योंकि लोग मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं और हमारे पास समय भी पर्याप्त है। तो ऐसे में चूंकि हमको बहुत ज्यादा लाभ कमाना है, और हम क्या करेंगे, हम बहुत सारी चीजों में बदलाव ला सकते हैं, कुछ इंटरनल कुछ एक्सटर्नल। इंटरनल कहने का मतलब होता है तकनीक में सुधार करना, है ना। एक्सटर्नल कहने का मतलब है कि हम बाकी चीजें जैसे कि बिल्डिंग्स वगैरह भी यहाँ पर, या फिर अपना जो लैंड है वो ज्यादा बड़ा कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या कह रहे हैं कि हमेशा के लिए ये चीजें जो है ना, एक्सटर्नल और इंटरनल जो इकोनॉमीज है वो हमेशा अस्थायी नहीं रहता है, बल्कि कुछ समय के बाद ये बचतें हानियों में तब्दील हो सकती है या फिर हानि का भी रूप ले सकती है। यानी कि ऐसा नहीं कि आप हमेशा विशिष्टीकरण की तरफ भागते चले जाएंगे, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होगा। श्रम विभाजन की तरफ जो है हमेशा चले जाएंगे, ये भी नहीं होगा हमेशा के लिए। तकनीक में सुधार भी हमेशा के लिए नहीं होते रहता, बल्कि ये डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड इकोनॉमी में किस तरीके से की जाती है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल बातें हो गई। शुरुआत में यहाँ पर ध्यान रखिए कि कह रहे कि आंतरिक और बाह्य जो बचतें होती है या फिर इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमी जो होती है, ये पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, है ना, यानी कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल देती हैं, किंतु ये बचतें जब हानियों में बदल जाती है तो पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल या फिर डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल हमें प्राप्त होता है या फिर उत्पन्न होता है। इन दोनों प्रतिफलों के बीच में एक स्थिति हमें यह भी मिलता है जिसको हम स्थिर प्रतिफल या फिर कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं। मतलब कि पैमाने के प्रतिफल के अंदर हम लोग तीन तरीके से बात करने वाले हैं। एक हमारा पैमाने का बढ़ते प्रतिफल जिसको इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं। बाद में क्या होता है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल यानी कि ह्रासमान प्रतिफल। ह्रासमान का मतलब
ह्रास होने का मतलब होता है कमी, ठीक है, तो ह्रासमान प्रतिफल। और आखिरी में क्या होता है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, जिसको हम लोग बोलते हैं पैमाने का स्थिर प्रतिफल। तो यहां पर प्रतिफल तीन तरीके से देखा, वृद्धिमान प्रतिफल, फिर ह्रासमान प्रतिफल, और सबसे अंत में क्या हमने बात किया, दोनों के बीच की स्थिति, तो स्थिर पैमाने का प्रतिफल। अब चलिए यहां पर हम लोग बात करते हैं कि यहां तीनों जो स्थितियां जो मैंने अभी चूंकि डिस्कस भी किया, तो वन बाय वन इसे हम लोग किस तरीके से समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि इस प्रकार पैमाने का जो प्रतिफल है ये तीन अवस्थाएं लेकर के आती है, और ये तीन अवस्थाएं देखिए कौन कौन सी है। पहला जो आपने सुना कुछ देर पहले, पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल या फिर बढ़ते हुए प्रतिफल, फिर है पैमाने का स्थिर प्रतिफल, और फिर क्या है, पैमाने का घटते प्रतिफल या फिर पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल, यानी कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, और डिक्रीजिंग या फिर डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। ये तीन स्थितियां या फिर तीन पैमाने का प्रतिफल हमें दिखाई दे रहा है। अब हम सबसे पहले वाले पर बात करते हैं कि आखिर ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होता क्या है। क्या हम उस अनुपात में उत्पादन को प्राप्त कर पाते हैं जिस अनुपात में या फिर जिस रेशियो में हम बाकी सभी फैक्टर्स को हम चेंज कर चुके हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्या लगता है आपको, अगर हम लगातार एक समान दर से जो हमारे साधन हैं उसको हम बढ़ाते चले जाएं, तो क्या लगता है कि हमारा जो उत्पादन का स्तर है वो हमेशा एक जैसा होता रहेगा? अगर हमने 100% जो है वो इनपुट बढ़ाया है तो 100% हमारा आउटपुट हमेशा बढ़ेगा, क्या ये जरूरी है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आइए चर्चा करते हैं। यहां पर फिलहाल क्या है, इसका तो मामला थोड़ा अलग है, बढ़ते हुए प्रतिफल की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जब सभी उत्पत्ति के साधन को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाता है, क्योंकि कितने साधन बढ़ाए जा रहे हैं, सभी उत्पादन के साधन को एक साथ में चेंज किया जा रहा है। सबका जिक्र हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा कि जो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल है, या फिर सॉरी रिटर्न्स टू स्केल है, हाँ कह सकते हैं लॉ, तो यहां पर जो है आपका क्या है, एक लॉन्ग रन का कंसेप्ट है, इसी वजह से हम सभी उत्पादन के साधन को क्या कर रहे हैं, एक निश्चित अनुपात में बढ़ा रहे हैं। तब पैमाने का बढ़ते प्रतिफल के अंतर्गत उत्पादन हमें प्राप्त हो रहा है, और उस निश्चित अनुपात से हम अधिक जो है वो एक्चुअल में जो हमारा आउटपुट है वो ज्यादा हो रहा है। जैसे देखिए टेबल में हम बात करेंगे, एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पर ले लिया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि इस प्रकार यदि उत्पत्ति के साधनों को 10% बढ़ाया जाता है, हम कितना बढ़ा रहे हैं, हम उत्पादन के साधन को मात्र 10% बढ़ा रहे हैं। सभी उत्पादन के साधन को एक साथ में बढ़ाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, कितना प्रतिशत, 10%। तो उत्पादन में 10% से अधिक वृद्धि होती है। उत्पादन कितना बढ़ रहा है, 10% से अधिक, जबकि हमने आउटपुट में सॉरी इनपुट में कितना वृद्धि किया था, मात्र 10%, लेकिन आउटपुट हमारा 10% से ज्यादा अगर बढ़ा है तो हम इसको कहेंगे रिटर्न्स टू स्केल। क्लियर हो गया, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल इसी का नाम है। अब यहां पर देखिए कि बढ़ते हुए पैमाने का प्रतिफल में और कौन सी चीजें हो सकती हैं। सो यहां पर ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि पैमाने के बढ़ते प्रतिफल उत्पादन पैमाने में वृद्धि, श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण के कारण उत्पन्न होते हैं। यानी कि अगर हम स्पेशलाइजेशन की तरफ जाएं, अगर हम श्रम विभाजन करें तो निश्चित तौर पर हमारा उत्पादन का जो पैमाना है वो बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि श्रम विभाजन करने से होता क्या है कि हर एक व्यक्ति जो एक्सपर्ट है अपने फील्ड में वो उसी काम को कर रहा है, और इस वजह से फटाफट उत्पादन को बढ़ा रहा है। अगर हम स्पेशलाइजेशन की बात कर लें तो यहाँ पर भी वही चीज है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम श्रम विभाजन या फिर विशिष्टीकरण की बात करते हैं तो हमें पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल हासिल होता है। पैमाने का जो वृद्धिमान प्रतिफल है उसमें क्या कह रहे हैं कि श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण श्रम की उत्पादकता में वृद्धि करता है। मैंने क्या कहा कि श्रम विभाजन कर देने से हर एक जो लेबर है उसकी वर्किंग इफिशियंसी बढ़ जाती है, ठीक है। स्पेशलाइजेशन जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि हर एक फील्ड में काम करने का, हर एक क्षेत्र में काम करने का लोगों के पास औजार या फिर तकनीकें बहुत अलग अलग होती हैं, और इस वजह से उस फील्ड में वो माहिर भी होते हैं, तो उत्पादन का स्तर बढ़ेगा ही। पैमाने के आकार में वृद्धि के कारण विशिष्ट या फिर खास एवं अधिक क्षमता वाली मशीनरी का प्रयोग किया जा सकता है। अब ऐसे में हम जानते ही हैं कि कोई स्पेशलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा हर एक क्षेत्र में, हर एक फील्ड में एक अलग औजार, अलग तकनीक होता है,
तो ये चीजें आसानी से यूज करके हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। ये सभी कारक या फिर ये सभी घटक पैमाने में बढ़ते प्रतिफल उत्पन्न करते हैं, यानी कि श्रम विभाजन हो, विशिष्टीकरण हो, मशीनीकरण करना हो, ये सब सारी चीजें आपके उत्पादन को पैमाने को बढ़ाने में मदद करता है। अब इस प्रकार से आप शॉर्ट में ये चीजें कह सकते हैं, यहां पर देखिए हमने लिखा हुआ फॉर्मूला टाइप से कि उत्पादन थोड़ा सा ध्यान देना, उत्पादन में अनुपातिक वृद्धि, इधर देखिए एक साइड में लिखा हुआ है उत्पादन में अनुपातिक वृद्धि क्या हो रहा है, ज्यादा। इसको आप क्या बोलेंगे, ज्यादा। देखिए मुंह किधर खुला हुआ है, उत्पादन में अनुपातिक वृद्धि क्या हो रहा है, ज्यादा। किसकी तुलना में, साधनों की मात्रा में अनुपातिक जो वृद्धि है ना उसकी तुलना में। यानी कि अगर मान लीजिए कि लेबर नहीं बल्कि सारे फैक्टर्स, हमने सारे उत्पादन के साधन केवल कितना बढ़ाया, 10%, और उसकी वजह से हमारा आउटपुट मान लीजिए कि बढ़ गया कितना, 20%, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा आउटपुट ज्यादा हो रहा है और हमने इनपुट को कम ही लगाया था। इंक्रीज तो दोनों चीजें हो रही है, इनपुट हम इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन मात्र 10%, आउटपुट इंक्रीज हो रहा है लेकिन 20%, यानी कि कहीं ना कहीं आउटपुट हमारा ज्यादा हो रहा है। ठीक है, किसकी तुलना में, इनपुट की तुलना में। अब आगे देखिए, कह रहे कि पैमाने के बढ़ते नियम या फिर बढ़ते पैमाने का जो प्रतिफल है, तो पैमाने के बढ़ते नियम को दूसरे शब्दों में या फिर पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल को हम दूसरे शब्दों में कैसे व्यक्त कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि इस नियम के अनुसार साधनों की निश्चित वृद्धि से, है ना, क्रमशः अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। ये तो बहुत सिंपल वाली बात हो गई। ठीक है, आगे ध्यान दो। अथवा उत्पादन में एक समान वृद्धि प्राप्त करने के लिए क्रमशः साधनों की घटती मात्रा में वृद्धि की आवश्यकता पड़ेगी। ये चीज समझ रहे हैं क्या कह रहा है, यानी कि अगर हम यहां पर इस नियम के अंदर बात करें, जहां इंक्रीजिंग रिटर्न्स को हम रिटर्न्स टू स्किल की बात कर रहे हैं, तो जिस रेशियो में हम यहां पर उत्पादन के सभी साधन को लगा रहे हैं, उस रेशियो की तुलना में हमें जो आउटपुट गेन हो रहा है ना, या फिर उत्पादन की मात्रा गेन हो रहा है ना, वो ज्यादा है कहीं ना कहीं। ठीक, और अथवा में एक चीज और लिखा गया था कि उत्पादन में एक समान वृद्धि प्राप्त करने के लिए, है ना, उत्पादन में हम एक समान वृद्धि चाहते हैं, तो क्रमशः साधनों की घटती मात्रा की जो है आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि हमें पहले के अपेक्षा कम साधन लगाने पड़ेंगे, तब भी हमारा उत्पादन चूंकि ज्यादा हो रहा है, स्वाभाविक सी बात है। आगे देखिए, इस कथन को समुत्पाद वक्र यानी कि आइसो प्रोडक्ट कर्व, आ गया ना नाम, जो कि मैंने शुरुआत में आपको कहा कि आइसो क्वांट या फिर आइसो प्रोडक्ट कर्व के बारे में आप जरूर जाकर के पहले देखिए, फिर आपको ये ज्यादा क्लियर होता है। तो इस कथन को हम समुत्पाद वक्र या फिर आइसो प्रोडक्ट कर्व की सहायता से स्पष्ट कर सकते हैं। अब आगे ये देखने वाली बात है कि आइसो प्रोडक्ट कर्व हम वृद्धिमान प्रतिफल के लिए किस प्रकार से लिखते हैं या फिर किस प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, चित्र पहला नीचे है, डिस्कस करेंगे उस पर। चित्र पहले में क्या है, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल को समुत्पाद वक्र IP1, IP2 और IP3 और IP4 चार नाम दिए गए हैं। पहला आइसो प्रोडक्ट कर्व, दूसरा आइसो प्रोडक्ट कर्व, तीसरा उसी प्रकार से चौथा, चारों की सहायता से प्रदर्शित किया गया है, यानी कि IP1, IP2, IP3, IP4। अब इसको IQ1, IQ2, IQ3, IQ4 कह सकते हैं। IQ का मतलब आइसो क्वांट, ठीक है, या फिर IP का मतलब आइसो प्रोडक्ट, सेम बात है। ये समुत्पाद वक्र जो भी हमारा है 1 2 3 है ना, समुत्पाद वक्र उत्पादन में एक समान वृद्धि, उत्पादन में कैसा वृद्धि, एक समान वृद्धि, जिसको हम यहाँ पर 100 इकाई मान करके चल रहे हैं, को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ओएस जो होता है ना, ओएस ये पूछा गया है कई बार अलग से, ओएस जो होता है दिखाएंगे हम, ओरिजिन से खींचा जाएगा कैसे सो, तो ओएस जो है ना पैमाने या फिर स्केल को प्रदर्शित कर रही है कि हमारा जो स्केल है वो वृद्धिमान प्रतिफल है या समान प्रतिफल है या फिर स्थिर प्रतिफल जिसको आप बोलते हैं, या फिर ह्रासमान प्रतिफल है। इस चीज को कौन यहाँ पर एक्सप्रेस करेगा, जिसका नाम है ओएस। ठीक है, चलिए आगे देखिए, करेंगे जिस पर उत्पादन किया जा रहा है, तो ओएस क्या एक्सप्रेस करता है कि कितना उत्पादन हो रहा है नहीं हो रहा है, ये चीजें ये एक्सप्रेस करेगा। करें समुत्पाद वक्र पैमाना रेखा ओएस को क्रमशः बिंदु P,
क्यू आर और टी द्वारा काट रहे होते हैं। आइए देखते हैं चित्र में। यहां पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। सबसे पहले क्या है, एक्स एक्सिस, ठीक है। उसके बाद इधर क्या है आपका वाई एक्सिस। अब ये जो हम बार बार कह रहे थे ओ एस, तो देखिए यहां से खींचा जाएगा आपका पॉइंट ऑफ ओरिजिन से, ठीक है। ये भी ध्यान दीजिएगा कि कैसे हमने खींचा हुआ है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। पहले हमने मान लीजिए कि साधन ए को रखा है कहाँ, एक्स एक्सिस पर, साधन बी को हमने रखा वाई एक्सिस पर। जैसे कि मान लीजिए कि हमने रख दिया श्रम एक साइड में, एक साइड में हमने रख दिया पूंजी। अब चूंकि दीर्घकाल का हम बात कर रहे हैं पैमाने के प्रतिफल में, तो हम दोनों साधन की मात्रा को बढ़ाएंगे, सीधी सी बात। ये जो हम लोग वेरिएबल प्रोपोर्शन में बात किए थे वहां पर केवल हम श्रम की इकाई को बढ़ाते जा रहे थे और पूंजी स्थिर था। यहाँ पर श्रम और पूंजी दोनों की मात्रा बढ़ाएंगे। सो पहले मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा जो है वो ये लेबर, अब जो भी बोले आप इसको, साधन ये चूंकि नाम दे रहे थे इसका हम यहाँ पर चित्र में दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप A1 बोल लीजिए कि इतना जो है लेबर या फिर श्रम लगाया गया है। उस वक्त पूंजी कितना लगाया गया है, B1। तो हमें जो है उत्पादन का स्तर ये मिल रहा था, जिससे कि हमने ये IP कर्व खींच लिया, ठीक है। ये हमारा है IP1, क्या है IP1, और ये पॉइंट का नाम हमने रखा है क्या, P। इसी ढंग से अब हम क्या करते हैं, फिर श्रम की मात्रा को बढ़ा दिया हमने, A2 कर दिया, A2 श्रम की मात्रा हमने कितना कर दिया, A2 कर दिया। और पूंजी हमारा कितना हो गया, फिर पूंजी की मात्रा भी हमने बढ़ा दिया, इसको कर दिया हम B2। पहले क्या था B1, अब क्या हो गया B2। तो श्रम और पूंजी दोनों बढ़ा है, तो उत्पादन का स्तर देखिए बढ़ गया। अब हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है वो पहले था 100, अब कितना हो गया 200, यानी कि 100 इकाई बढ़ गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब क्या होता है कि हमें लेबर कम लगाने पड़ते हैं पहले के अपेक्षा। पहले ज्यादा लगा रहे थे, फिर कम किए, नेक्स्ट टाइम और कम कर देंगे। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा ही लेबर अब लगाया और थोड़ा सा ही कैपिटल में लगाया, लेकिन उत्पादन का स्तर आज भी वही रहा। फिर से कितना बढ़ा है 100, तो टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया 300, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन पहले 100, फिर 200, फिर 300, यानी कि उत्पादन तो समान गति से बढ़ रहा है, समान दर से बढ़ रहा है। लेकिन देखिए फैक्टर्स पहले हम ज्यादा लगा रहे थे, फिर कम लगाए, फिर और कम लगाएंगे आगे जाकर के। यहाँ पर देखिए मात्र गैप बहुत कम है, तो ये हमारा जो A3 था ना, अब क्या हो गया A4, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पूंजी की मात्रा हमने यहाँ पर रख दिया B4 मान लीजिए। तो यहाँ क्या हुआ, श्रम और पूंजी की मात्रा फिर से कम लगाया गया है, लेकिन आउटपुट में आप देखेंगे तो 100 इकाई का वृद्धि फिर से हुआ। तो टोटल प्रोडक्शन हमारा कितना हो गया 400। तो ये हमारा IP1 था, ये हमारा IP2 है, ये हमारा IP3 है, और इसी तरीके से ये हमारा सबसे टॉप वाला IP4 है। IP4 क्या दिखा रहा है, ज्यादा आउटपुट को दिखा रहा है, या फिर यहाँ पर कह सकते हैं अधिकतम उत्पादन को दिखा रहा है, अधिक उत्पादन कह लीजिए, अधिक उत्पादन स्तर को दिखा रहा है, ये कह सकते हैं ज्यादा अच्छा है, अधिक उत्पादन स्तर को दिखा रहा है। और नीचे वाला कम उत्पादन स्तर को दिखा रहा है। तो यहाँ पर जो पॉइंट P बना था ना, उसके अलावा यहाँ पर आप नाम दे दीजिए Q, यहाँ वाला पॉइंट का नाम आप R दे सकते हैं, जो भी आपका मन मर्जी करे दे सकते हैं, नामकरण में करने में कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देख लीजिए कि चित्र में आपको कौन सी चीजें जो है वो समझ आया, कैसे कैसे मैंने क्या रखा हुआ था। करिए कि ये सभी बिंदु जो कि P, Q, R और T हैं, ये सभी बिंदु दिए गए पैमाने पर OS पर आने की, ठीक है, क्रमशः 100, 200, 300 और 400 इकाई उत्पादन करने के लिए आवश्यक 2 उत्पत्ति के साधन, जिसको हम A और B बोल रहे हैं ना, उसको हम श्रम और पूंजी भी कह सकते हैं, उसके अलग अलग संयोग थे, है ना। तो यहाँ पर उसको प्रदर्शित कर रहे हैं, मतलब कि जो भी पॉइंट्स आपने लिया था OS के ऊपर में, तो यहाँ पर P, Q, R, T जो भी आप कह दें, तो उन सभी बिंदुओं पर आपको क्या दिख रहा था कि उत्पादन पहले 100 था, फिर बढ़ के 200 हो गया, फिर 300, फिर 400। मतलब कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे थे IP प्रोडक्ट यानी कि IP में, तो हमें आउटपुट लेवल ज्यादा देखने को मिल रहा था। इसी चीज को आप ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो, जैसे कि मैंने कहा कि OP में प्रोडक्शन उतना ज्यादा नहीं था शुरुआत में, यानी कि कम था कह लीजिए कि,
क्योंकि केवल कितना था 100 इकाई। बाद में कितना हो गया उत्पादन का स्तर 200, फिर कितना हो गया 300, फिर कितना हो गया 400। ठीक है, तो इस तरीके से उत्पादन का स्तर बढ़ता चला गया, अर्थात उत्पादन में एक समान वृद्धि हुआ है। क्योंकि देखिए यहां से 100 से 200 हुआ तो कितने का वृद्धि 100 का, फिर 200 से 300 वृद्धि हुआ तो कितने का 100 का, फिर 300 से 400 वृद्धि हुआ है तो कितने का 100 का, यानी कि समान दर से वृद्धि हुआ है। समान दर कहने का मतलब 100 इकाई के हिसाब से वृद्धि हुआ है। तो प्राप्त करने के लिए दो साधन की क्रमशः कम मात्राओं की आवश्यकता पड़ेगी। हम क्या करते जा रहे थे, धीरे धीरे लेबर और कैपिटल का अमाउंट कम करते जा रहे थे, लेकिन हमें आउटपुट उसी रेशियो से मिल रहा था जैसे पहले प्राप्त हो रहा था। यही पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का नियम है। वास्तव में आपको समझ आ गया होगा कि अगर हमने जो है मान लीजिए कि यहाँ पर कह दें कि हमने इनपुट मात्र जो है 10% लगाया और आउटपुट हमारा मान लीजिए 15% मिल रहा है, तो हमारा उत्पादन जो ज्यादा हो गया, लेबर वगैरह या फिर जो साधन है वो हमने कम लगाया है, उत्पादन ज्यादा है। यही है दरअसल उत्पत्ति के पैमाने का क्या, वृद्धिमान प्रतिफल। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, दूसरा जो हमारा नियम बनेगा ना, या फिर दूसरा जो यहाँ पर कह लीजिए कि टाइप है पैमाने का प्रतिफल, वो हमारा है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। तो पैमाने का स्थिर प्रतिफल इसको हम लोग कहेंगे। प्रतिफल का मतलब आउटपुट होता है, बार बार कह रहे हैं, प्रतिफल का मतलब क्या होता है, आउटपुट। तो पैमाने का स्थिर प्रतिफल या फिर कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल क्या बताता है, ध्यान दीजिएगा। इसके अनुसार यदि उत्पत्ति के सभी साधन या फिर समस्त साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाता है, तो उत्पादन भी उसी निश्चित अनुपात से क्या होता है, बढ़ता है। इस प्रकार यदि उत्पत्ति के साधनों में 10% की वृद्धि की जाती है, तो उत्पादन भी 10% बढ़ता है। यानी कि जितना उत्पादन बढ़ाने के लिए कह लीजिए कि इनपुट को लगाया गया है 10%, तो आउटपुट भी हमारा कितना बढ़ा है 10%। मतलब 10% हमारा इनपुट बढ़ा, 10% हमारा आउटपुट भी बढ़ा। तो दोनों यहाँ पर क्या है, इक्वल, यानी कि समान दर से दोनों में परिवर्तन हो रहा है। इस प्रकार जिस अनुपात में उत्पत्ति के साधनों में कमी की जाती है, ठीक उसी अनुपात में उत्पादन में भी कमी हो जाती है। आप ऐसा भी कह सकते हो। तो जिस अनुपात से बढ़ाया जा रहा है उसी अनुपात से हमारा आउटपुट बढ़ रहा है, जिस अनुपात से इनपुट बढ़ा रहे हैं उसी हिसाब से आउटपुट बढ़ रहा है, जिस हिसाब से हमने इनपुट घटाया उसी हिसाब से आउटपुट घट रहा है। जब दोनों में समान दर से जो है ना यहाँ पर परिवर्तन दिख रहा है, तो हम इसी का नाम देंगे क्या, समान प्रतिफल या फिर स्थिर प्रतिफल। पैमाने का क्या है, ये स्थिर प्रतिफल नाम देंगे इसको। यहाँ पर एक लाइन देख लीजिए, आप क्या कह रहे हैं कि दूसरे शब्दों में आप ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि पैमाने का स्थिर प्रतिफल के अंतर्गत उत्पादन में एक समान वृद्धि प्राप्त करने के लिए क्रमशः साधनों के समान मात्राओं की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब पहले हमारा जो इनपुट है वो 10% बढ़ाया जाता है तो आउटपुट 10%, फिर से अगर हम 10% जो है वो इनपुट बढ़ाते हैं तो फिर से हमारा आउटपुट 10%। अगर इस बार मान लीजिए कि हमने 20% इनपुट बढ़ा दिया है तो आउटपुट भी 20%। यानी कि जिस रेशियो से हमारा इनपुट बढ़ेगा उसी रेशियो से हमारा फिर आउटपुट भी बढ़ेगा, तो स्थिर पैमाने का प्रतिफल कहलाएगा। क्लियर। अब यहां पर देख लीजिए उसी बात को डायग्राम में भी हमने एक्सप्रेस कर दिया है। तो क्या लिखा हुआ है कि चित्र 2 में, है ना, चित्र 2 से स्पष्ट है कि उत्पादन में समान वृद्धि अर्थात कितना वृद्धि 100 इकाई की वृद्धि, तो समान वृद्धि के लिए स्थिर अनुपात वाली दो साधनों ए और बी यानी कि श्रम और पूंजी की मात्राओं की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो यहाँ पर दो साधन को लगाया जा रहा है, श्रम और पूंजी की, और स्थिर अनुपात वाली बात कर रहे हैं, यानी कि दोनों का रेशियो जो है सेम टू सेम, जिस रेशियो से हमारा इनपुट बढ़ रहा है ना, उसी रेशियो से हमारा आउटपुट भी बढ़ रहा है। तब हम इसको क्या कहेंगे, पैमाने का समान प्रतिफल या फिर स्थिर प्रतिफल। अब डायग्राम में देखिए कैसे आपको दिखाना है। सो सबसे पहले एक्स एक्सिस पर आप किसी भी एक साधन की इकाई या फिर मात्रा को लिख दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर साधन ए लिया गया है, आप इसको श्रम या पूंजी कोई भी एक नाम दे दीजिए, अच्छा रहेगा। मान लीजिए कि हम इसको फिर से कह रहे हैं श्रम की इकाई या फिर श्रम की मात्रा है ये। वाई एक्सिस पर क्या है, तो वाई एक्सिस पर हमने क्या रख दिया है, पूंजी की इकाई या फिर पूंजी की मात्रा। ठीक है, तो पूंजी हो गया और श्रम हो गया। अब क्या है, उसके बाद हमने क्या कहा था, ओएस। ओएस देखिए यहाँ पर पॉइंट ऑफ ओरिजिन से हमारा जाएगा इस प्रकार से। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा। हमने सबसे पहले यहाँ पर देखिए लेबर हमने लगा दिया, मान लीजिए A1। उस समय जो है कैपिटल या फिर पूंजी कितनी है,
B1। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर पॉइंट ए चूंकि बन रहा था तो हमने इसका नाम दे दिया IP या फिर आइसो प्रोडक्ट फर्स्ट, और यहाँ पर हमने जो है फर्स्ट पॉइंट नाम दे दिया है P। फिर हम क्या करते हैं, इनपुट बढ़ा देते हैं या फिर श्रम की इकाई हम A2 से बढ़ा करके A1 से बढ़ा करके A2 कर देते हैं। पूंजी हमारा देखिए यहाँ पर चला गया है B2। अब हमारा जो यहाँ पर पॉइंट बना इसका नाम देते हैं Q। तो एक फिर से हमारा आउटपुट लाइन बनेगा, ये हमारा आइसो प्रोडक्ट का सेकेंड वाला। तो हुआ क्या है, पॉइंट P और Q अगर दोनों के बीच का गैप देखोगे ना तो कितने का वृद्धि हुआ है, 100 का, क्योंकि ये हमारा उत्पादन स्तर कितना व्यक्त कर रहा था, 100, और ये टोटल कितना हो गया है, 200। वृद्धि कितने का हुआ है, 100 इकाई का। इसी तरीके से फिर से हम श्रम की इकाई यहां पर कर देते हैं A3। पहले कितना था, A2, अब हमने कर दिया A3। यहां पर पूंजी की इकाई या फिर पूंजी की मात्रा कितना था, B2, अब इसको हम कर देते हैं B3। तो ये हमारा पॉइंट जो है प्राप्त हुआ है जिसका हम नाम देंगे R। तो यहां से यहां का वृद्धि भी फिर से कितने का रहा, 100 का। तो टोटल प्रोडक्ट हमारा कितना हो गया है, 300। इसको हम नाम क्या देंगे, इस कर्व का नाम होगा IP3, आइसो प्रोडक्ट कर तीसरा। अब देख लीजिए फिर से हम क्या करते हैं, उसी रेशियो से हम फिर से बढ़ा देते हैं, जिस रेशियो से हम यहाँ पर देखिए गैप रखे हुए हैं, वही गैप यहाँ, वही गैप यहाँ, वैसा ही इधर देखो गैप सेम टू सेम है हर जगह पर, है ना। चलिए, तो यहाँ पर पूंजी की इकाई या फिर पूंजी की मात्रा भी हमने ये कर दिया। तो अब हमें जो है पॉइंट T प्राप्त हुआ है, और यहाँ से इसके लिए हम एक लाइन खींचेंगे जो कि कन्वेक्स है। तो ये हमारा IP4 हो गया। आपने क्या समझा ये बताइए, कि प्रत्येक बार हम श्रम और पूंजी की कुछ ना कुछ इकाइयां लगा रहे हैं, और कुछ ना कुछ नहीं बल्कि प्रत्येक बार एक समान रेशियो से हम क्या करते जा रहे हैं, दोनों ही फैक्टर्स को बढ़ाते जा रहे हैं। देखो जितना हमने लेबर बढ़ाया उतना कैपिटल, जितना लेबर उतना कैपिटल, लगातार यानी कि दोनों समान दर से बढ़ाते जा रहे हैं इनपुट को। तो हमारा आउटपुट भी यहाँ पर देखिए 100 बढ़ा था, यहाँ पर भी 100, यहाँ पर भी 100, यानी कि प्रत्येक बार जब जब हमारा जो है इनपुट मान लीजिए कि 10% इंक्रीज हो रहा है, तब तक आउटपुट हमारा 10% ही बढ़ रहा है। ठीक है, जब मान लीजिए कि इनपुट हमने 15% बढ़ा दिया, इनपुट को हम कितना बढ़ा रहे हैं, 15%, तो हमारा आउटपुट भी कितना बढ़े, 15%। अगर हम बढ़ा देते हैं इनपुट 20%, तो हमारा आउटपुट भी कितना बढ़ जाएगा, आउटपुट भी बढ़ जाएगा हमारा 20%। क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग यहां पर इसी चीज को दिखा सकते हैं ऐसे भी। देखिए शॉर्ट में कैसे लिखा गया है, शॉर्ट में क्या लिखा गया कि चित्र में PQ, QR और RT, मतलब चित्र में देखिए आप तो अच्छा से समझ में आएगा। थोड़ा सा फिर से नीचे कर देते हैं हम, फिर से नीचे कर देते हैं, ध्यान दीजिए कैसे क्या कह रहे हैं। सबसे पहले क्या बोला है, PQ, यानी कि यहां से यहां ये बराबर है किसके, QR। QR का मतलब यहां से यहां, यानी कि जितना यहां से यहां वृद्धि हुआ है उतना ही यहां से यहां, फिर यहां से यहां, हर जगह पर क्या है, ये सेम टू सेम। चित्र में PQ किसके बराबर है, QR के, QR किसके बराबर है, RT के बराबर है। तो समझ गए होंगे कि उत्पादन यहाँ पर समान गति या समान दर से बढ़ रहा है। नीचे लिख भी दिया है उस बात के लिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पे लाइन पढ़ ही देते हैं, कह रहे कि जो स्थिर जो है ना पैमाने का प्रतिफल को स्पष्ट करता है। अब यहाँ पर हुआ क्या है, फिर से देखिए फॉर्मूला हम बना सकते हैं इस तरीके से कि जो हमारा उत्पादन है ना उसमें वृद्धि, उत्पादन में अनुपातिक परिवर्तन, आप ऐसा कह लीजिए, कितना हुआ है, साधनों की मात्रा में अनुपातिक वृद्धि के बराबर हुआ है। मतलब कि जिस रेशियो से हमारा इनपुट बढ़ाया गया, मान लीजिए कि इनपुट 20% बढ़ा है, ये तो इनपुट हो गया यानी कि साधन को 20%, तो हमारा आउटपुट भी कितना बढ़ा है, 20%। तो दोनों में क्या हुआ है, समान दर से वृद्धि या फिर समान दर से परिवर्तन हुआ है। चलिए अब हम लोग यहां पर आते हैं किसके लिए, लॉ ऑफ कह सकते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स या फिर डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, है ना। तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल या फिर पैमाने का जो ह्रासमान प्रतिफल है या फिर घटते हुए पैमाने का प्रतिफल है, ये कैसे जो है एक्सप्रेस होगा, ऑपोजिट फर्स्ट वाला जो अपने वृद्धिमान प्रतिफल समझा था ना उसके जस्ट ऑपोजिट कर दीजिए, कि वहां पर इनपुट को जिस रेशियो से हम बढ़ा रहे थे आउटपुट ज्यादा बढ़ रहा था, यहां पर उल्टा ही हो जाएगा। यहां पर आप इनपुट को ज्यादा बढ़ाएंगे, आउटपुट थोड़ा सा बढ़ेगा। देखिए क्या कह रहे हैं कि पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल
या फिर डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल या फिर डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। कह रहे हैं कि इसके अनुसार या फिर इस नियम के अनुसार कह लीजिए कि उत्पत्ति के साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है उससे कम अनुपात में उत्पादन में वृद्धि होती है। उत्पादन में वृद्धि कम हुआ और यहाँ पर जो साधन है सभी साधन को जिस रेशियो से बढ़ाया जा रहा है उसकी तुलना में हमारा उत्पादन अगर कम है तो हम इसको क्या कहेंगे, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। दूसरे शब्दों में आप ऐसा कह लीजिए कि उत्पादन में एक समान वृद्धि प्राप्त करने के लिए उत्पादन हम चाहते हैं कि एक जैसा हो और इसके लिए हम क्या करते हैं, साधनों की क्रमशः अधिक से अधिक मात्राओं की आवश्यकता होगी। मतलब हमें ज्यादा इनपुट चाहिए, ज्यादा हमने मान लो इनपुट भी लगा दिया, 20% हमने इनपुट बढ़ा दिया, उस हिसाब से हमारा आउटपुट भी तो बढ़ना चाहिए था, लेकिन आउटपुट मान लीजिए मात्र 10% बढ़ा। आप इसको क्या कहोगे कि हमने प्रयास बहुत ज्यादा किया, हमें आउटपुट या फिर रिटर्न कम गेन हुआ, कम प्राप्त हुआ। क्लियर है ना। जैसे कि आप लोग मेहनत खूब ज्यादा कर लेते हो कभी कभार और उस हिसाब से आपकी जो एक्सपेक्टेशन होती है एग्जामिनेशन के बाद कि हाँ इस बार रिजल्ट तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन पता चलता है कि आपकी कॉपी सही ढंग से या तो चेक नहीं हुई या फिर जो भी मैटर रहा हो, लेकिन अगर आप रिजल्ट अच्छा नहीं देखते हैं तो आपको फिर कैसा महसूस होता है। सोचिए वैसा ही यहाँ पर होगा एक उत्पादक के साथ में, यानी कि जब वो सोच रहा है कि भाई हम कि 10% जो है ना आउटपुट लेना चाहते हैं और इसके लिए उसने क्या किया कि यहाँ पर 5% जो है वो क्या किया था, इनपुट लगा दिया था, लेकिन उसको हुआ जस्ट उल्टा हुआ जस्ट उल्टा। चाह रहा था कि हमें 10% आउटपुट मिल जाए मात्र 5% इनपुट से, हुआ उल्टा। कैसे कि वो जो है वो क्या गेन कर लिया कि उसको ज्यादा लगाना पड़ गया इनपुट और कम प्राप्त हुआ आउटपुट, जबकि वो क्या चाह रहा था कि इनपुट 5% लगाएं आउटपुट 10% हासिल करें, लेकिन हुआ उल्टा, उसे इनपुट 10% लगाना पड़ा और आउटपुट 5% ही मात्र मिला। तो आउटपुट कम मिला ना, इनपुट ज्यादा लगाया गया। तो यहां पर आप कह लीजिए इसी को बोलते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। चलिए अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल उत्पन्न होने के मुख्य कारण यह है कि पैमाने का आकार बड़ा हो जाना और बड़ा हो जाने के कारण उत्पादक उत्पादन कार्य में कठिनाई अनुभव करता है। जब कोई भी जो टीम वर्क है ना बहुत बड़ा हो जाता है, संभालना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप उसे स्पेशलाइजेशन की तरफ ना ले जाएं या फिर श्रम विभाजन वाला सिद्धांत को ना अपना लें तो ऐसा संभव है कि जो उत्पादन की गति आपकी पहले ज्यादा थी वो आपको अब उस रेशियो से हासिल नहीं हो पाएगा। यही चीज यहाँ पर भी कह रहे हैं कि जब आपको ये मालूम है कि भाई हम अपने पूरे बिजनेस को फैलाना चाहते हैं या फिर अपना पैमाना जो है बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए हमें श्रम विभाजन करने की आवश्यकता होगी, अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमें मैनेजर, क्लर्क, चपरासी सब अलग अलग पोस्ट तैयार करने होंगे, तब जाकर एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन चल पाएगा। सिर्फ केवल आप एक व्यक्ति या फिर आप एक डायरेक्टर होने की वजह से वो उत्पादन की प्रक्रिया लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। अगर आप पैमाना बड़ा करना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी क्या होता है कि हर एक क्षेत्र के लिए आपका जो श्रम है वो अलग अलग हो, उनकी कार्यकुशलता अलग अलग हो, ठीक है, तब आपका उत्पादन का प्रक्रिया लंबे समय तक चलेगा और उत्पादन का स्तर घटेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है कि पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल उत्पन्न होने के कारण यह है कि पैमाने का आकार बड़ा हो जाता है और जिसके कारण उत्पादक उत्पादन के क्षेत्र में या फिर उत्पादन के कार्य में कठिनाई अनुभव करने लगता है ना, उसे सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड लगने लगती है। और अगर आप श्रम विभाजन नहीं करोगे उस समय या फिर विशिष्टीकरण की तरफ नहीं जाओगे, मशीनीकरण नहीं अपनाओगे, तो फिर हो सकता है कि आपको उत्पादन बढ़ने के बजाय घटने वाला अनुभव लगने लगे। ठीक है, यहां पर देखिए कह रहे हैं कि और आंतरिक और बाह्य बचतें इस दशा में आंतरिक और बाह्य हानियों को जो है ना ले आती है। समझ गए होंगे। कह रहे हैं कि जिसके कारण पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल उत्पन्न होते हैं। क्लियर हो गया होगा कि भाई जब हम उत्पादन का पैमाना बढ़ाना चाहते हैं तो जरूरी है कि श्रम विभाजन कर लिया जाए, है ना। जैसे कि मान लीजिए हम अपना कोई सा एक बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं और इसके लिए हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो व्यापार है बहुत जल्दी फले फूले। हम क्या करना चाहेंगे,
हर जगह पर आपको एक अलग एक्सपर्ट इंसान रखना होता है, ठीक है। यहाँ पर इसकी वजह से क्या होगा, उत्पादन का जो स्तर है वो बरकरार रहता है, बहुत अच्छे से हो पाता है, क्वालिटी बहुत अच्छे से मिल पाती है। तो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ही एक कंसेप्ट है, समझो। यहाँ पर देखिए चित्र तीसरे से स्पष्ट होगा, चित्र नीचे है। देखिए चित्र तीसरे में यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि उत्पादन में समान वृद्धि, कितनी वृद्धि, 100 इकाई की वृद्धि चाहते हैं, एक समान दर से वृद्धि चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। दरअसल कह रहे कि उत्पादन में समान वृद्धि के लिए बढ़ते अनुपात में उत्पत्ति के साधनों को लगाया जाता है या फिर उसकी आवश्यकता पड़ सकती है, जबकि हम प्रत्येक बार 100 इकाई ही लेना चाहते हैं। लेकिन ऐसा अनुभव किया जा रहा है कि नहीं, जितनी बार हम 100 अतिरिक्त इकाई उत्पादन लेना चाहेंगे उतना ज्यादा अब हमें पहले की तुलना में लेबर या फिर बाकी फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो बाकी साधन हमें ज्यादा चाहिए होगा। अगर हम पहले मान करके चलिए कि इनपुट की बात कर लें, तो हम इनपुट मानो कि 5 यूनिट या फिर मान लो कि 5%, ठीक है, परसेंटेज में ले रहे हैं, तो इनपुट को हम 5% लगा रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि आउटपुट जो है ना 10% हासिल हो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि कम ही हासिल हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, इनपुट हमने 5% लगा दिया, आउटपुट हमें मात्र 2% गेन हुआ। हम इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल बोलेंगे, ठीक। अब यहाँ पर आ जाइए, सबसे आखिरी में हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम से जल्दी समझ में आता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे। अब एक्स एक्सिस पर क्या रखा जाएगा, कोई एक साधन रख दीजिए। साधन ए है जिसको हम श्रम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि लेबर। वाई एक्सिस पर क्या रखना है आपको, किसी दूसरे साधन की मात्रा, तो साधन बी यहां पर लिखा गया है, आप इसको पूंजी भी कह सकते हैं। अब देखिए यहां जो आपका ओरिजिन है, यहीं से निकलता हुआ आपका क्या होता है, ओएस, यानी कि जो आप पैमाने का प्रतिफल समझते हैं वो इसी लाइन से समझते हैं। अब यहां देखिए हमने श्रम की मात्रा या फिर श्रम की इकाई कहां रखा है, एक्स एक्सिस पर, तो श्रम हमने लगा दिया A1। उस वक्त हमने पूंजी कितना लगाया है, B1। अब यहां पर अगर हम श्रम की इकाई को A2 कर देते हैं, यानी कि श्रम की इकाई हमने बढ़ाया और यहां पर हमने पूंजी भी क्या किया, बढ़ाया, ठीक है। तो हमें आउटपुट पहले यहां पर मिल रहा था, जिससे कि ये हमारा IP1 तैयार हुआ था, ठीक है, और हमारा टोटल प्रोडक्शन कितना था, 100 इकाई। अब फिर से हम 100 इकाई लेना चाहते हैं आउटपुट, तो इसके लिए हमने क्या किया, श्रम और पूंजी दोनों की अनुपात को, दोनों का की मात्रा बढ़ाया। अब देखिए हमें किस अनुपात से उत्पादन हासिल हो रहा है, तो यहां पर हमारा हो गया ये IP2, ये सेकेंड जो है वो कर्व बना, और ये कुल उत्पादन कितना दिखा रहा है, 200, यानी कि वृद्धि तो हो गया हमारा कितने का, 100 का। लेकिन नेक्स्ट टाइम हम फिर से यहां पर देख लीजिए, अब श्रम की इकाई या फिर श्रम की मात्रा हमने फिर से बढ़ा दिया और हमने कर दिया A3। पहले का गैप देखेंगे तो कम है, अगली बार गैप ये ज्यादा हो गया, यानी कि श्रम हम इस बार आप ज्यादा लगा रहे पहले के अपेक्षा। पहले जब हमने केवल इतना लगाया था श्रम और पूंजी इतना, तो हमें 100 इकाई हासिल हो जा रहा था। लेकिन अब हम देखिए ज्यादा लगा रहे श्रम और पूंजी दोनों, तो हमें उत्पादन इतना हासिल हो रहा, मतलब जो पहले कम साधन लगा करके हासिल हो रहा था, वो अब हमें उतना ही उत्पादन प्राप्त करने के लिए ज्यादा साधन लगाने की जरूरत पड़ रही है। तो इसी को आप पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल कहते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट क्या था, P, यहाँ पर क्या हो गया था, Q, यहाँ पर R। इसी तरीके से फिर से अगर हम आउटपुट बढ़ाना चाहते हैं 100 यूनिट, तो इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर श्रम की इकाई, ये 4 कर दीजिए इसको, हाँ ये 3 तो पहले ही था, A4 हमने कर दिया, यानी कि श्रम की इकाई फिर से बढ़ा दिया। पूंजी की इकाई भी हम यहाँ पर बढ़ा देते हैं, मान लीजिए B4, चूंकि यहाँ पर B3 था, तो यहाँ पर श्रम और पूंजी को फिर से बढ़ाया गया है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, पहले श्रम और पूंजी कम लगाया गया था, तो 100 इकाई, अब उतना ही 100 इकाई एक्स्ट्रा यूनिट प्राप्त करने के लिए, कि आउटपुट उतना ही लेने के लिए श्रम और पूंजी दोनों की मात्रा बढ़ाना पड़ रहा है। अगली बार फिर से हमें श्रम और पूंजी और भी ज्यादा बढ़ाना पड़ रहा है, जबकि हमें आउटपुट उतना ही हासिल हो रहा है उसी अनुपात से। समझ पाए हैं, मतलब इसका आप नाम देंगे IP4, यहां पर क्या था आपका IP3, समझ गए। अब यहां पर देखिए P, Q, R और ये क्या था T, इन तीनों पॉइंट्स, सॉरी चारों पॉइंट्स को आप देखें तो एक बात तो समझ आता है
कि सबसे पहले जो यहाँ पर P से Q तक का गैप है वो कम दिख रहा है, फिर यहाँ पर गैप ज्यादा दिख रहा, अगली बार गैप और ज्यादा दिख रहा। मतलब क्या है कि जो यहाँ पर हम श्रम और पूंजी की अनुपात को लगा रहे थे वो पहले कम था, यानी कि आप ये कह लीजिए कि हमने पहले 10% जो है वो इनपुट लगाया, हमें आउटपुट मिल गया कितना 100 यूनिट मान करके चलिए। अगली बार यही 100 यूनिट आउटपुट हासिल करने के लिए देखिएगा हमें इनपुट ज्यादा लगाने की जरूरत पड़ जाती है। जैसे कि यहां पर ध्यान दीजिएगा, इनपुट हमने 10% लगाया है, आउटपुट 100 हासिल हो गया। फिर से हमें 100 यूनिट आउटपुट लेने के लिए क्या कह रहे हैं कि इनपुट हमें 15% लगाना पड़ रहा है। इसका मतलब पहले की अपेक्षा ज्यादा इनपुट लगाना पड़ रहा है, जबकि आउटपुट उतना ही गेन हो रहा है हमें। नेक्स्ट टाइम हम क्या करते हैं, मान लीजिए 20% जो है लगा देते हैं इनपुट को, 20% हमने क्या लगा दिया, साधन को लगा दिया, लेकिन हमें फिर से उत्पादन का स्तर कितना प्राप्त हो रहा है, 100। समझ गए होंगे, मतलब इनपुट जिस रेशियो से या फिर हमारा साधन जिस अनुपात में लगता है उसकी जो है अनुपात में देखें हम उत्पादन को, तो कम अनुपात से प्राप्त हो रहा है। मतलब जिस अनुपात में साधन को लगाया जाता है उससे कम ही अनुपात में उत्पादन प्राप्त हो रहा है। सो ये था आपका कह सकते हैं पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल, और इसके बारे में भी हमने यहाँ पर शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बस यहीं तक क्या किया गया है कि चित्र में जो है ना P से Q, Q से R, मैंने स्पेस के बारे में बात किया था अभी, फिर से नहीं हुआ तो नीचे कर सकते हैं इसको हम लोग। यहां पर देख लीजिए थोड़ा सा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, PQ पहले है, ये यहां पर जो है ना कम है, किससे कम है, ये भी तो ध्यान देना होगा, किससे कम है, QR से, मतलब ये वाला कम है किसकी तुलना में, इसकी तुलना में, और फिर ये कम है किसकी तुलना में, इसकी तुलना में। वही बात यहां पर लिखा गया है, ठीक। यानी कि जैसे जैसे हम 100 अतिरिक्त इकाई जो है उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले की अपेक्षा में ज्यादा साधन लगाने की जरूरत पड़ती है, जो पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल को स्पष्ट करता है, ठीक है। पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल में एक चीज आप देखेंगे क्या है, सूत्र से समझ लीजिए कि उत्पादन में अनुपातिक परिवर्तन, यानी कि जो आउटपुट में परिवर्तन हो रहा है वो कम है, और साधनों की मात्रा में अनुपातिक वृद्धि या फिर अनुपातिक परिवर्तन ज्यादा है। या फिर कह सकते हैं कि इनपुट को हमने 10% मात्र लगाया, मात्र नहीं कह सकते, बल्कि हमने मान लो कि इनपुट को 10% लगाया, हमें आउटपुट कितना मिल रहा है, तो आउटपुट मान लीजिए 5% मात्र मिल रहा है, ठीक। मतलब कि हमारा आउटपुट यहाँ पर कम है, इनपुट ज्यादा है, साधन हम ज्यादा अनुपात में लगा रहे हैं, उत्पादन हमें कम अनुपात में हासिल हो रहा है। तो पैमाने के प्रतिफल के अंदर में हम लोगों ने इन 3 चीजों के ऊपर में डिस्कशन किया हुआ है। सबसे पहले हमने बात क्या किया कि पैमाने का प्रतिफल होता क्या है, फिर उसके बाद हमने बात किया कि पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल क्या है, फिर हमने बात किया पैमाने का समान प्रतिफल या फिर स्थिर प्रतिफल क्या होता है, और उसके बाद हमने बात किया पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल क्या होता है। तो ये कंप्लीट हो चुका है आपका, और जो भी आपको मैंने चीजें बताया है समझ में आ गया होगा। इससे पहले हमने जो है कहा आपको कि लेक्चर 13, चूंकि ये था आपका 12 लेक्चर पहले ही हो चुके हैं, सभी वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के एक एक करके सारी वीडियो को देख सकते हैं। साथ में ही JH एग्जाम्प्लेक्स यूट्यूब चैनल के ऊपर इसका प्लेलिस्ट भी तैयार है, वहां पर सारी वीडियो अपडेट आपको एक साथ में मिलता है, तो 1 बाय 1 करके आप देख सकते हैं। बाकी कई सारे सब्जेक्ट्स जो है वो इसी चैनल के ऊपर में अलग अलग टीचर्स जो है वो कवर कर रहे हैं, आपके VBU से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, है ना, जनरली, तो उन चीजों को आप जाकर के चेकआउट करिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट के चल रहे हैं, और बाकी फ्रेंड्स के बीच में भी ये चीजें बताइए ताकि उन्हें भी इन चीजों का लाभ प्राप्त हो सके। जो भी आपको यहाँ पर क्लास में चीजें बताया जाता है PDF या स्लाइड के थ्रू, इन सबको आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकते हैं। कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर, तो जाकर के आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। दोनों का लिंक, यानी कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो आज रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं हम अगली वीडियो अपडेट के साथ। जय हिंद।